वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 10 गणित का अध्याय 13 यानी सांख्यिकी के बारे में और जानेंगे और इसके जितने भी बेसिक्स हैं उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। आज का पहला टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति। आंकड़ों का ऐसा मान जो सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है। ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, इसका मतलब है आंकड़ों का ऐसा मान जितने भी आंकड़े दिए गए हैं उनमें से सभी आंकड़ों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। यानी हम ऐसा मान निकालेंगे जो जितने भी आंकड़े होंगे जो उसके साथ दिए गए उन सभी का क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करेगा। जैसे क्लास का एक मॉनिटर होता है, वो पूरी क्लास का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। उसी प्रकार केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या करता है? सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अंदर हम 3 चीजों के बारे में जानेंगे और उनके बेसिस के सारे सवाल कवर करेंगे। माध्य और औसत, यानी जितने भी आंकड़े दिए गए हैं उन सभी आंकड़ों को जोड़ करके जितने आंकड़े हैं अगर उनका भाग दिया जाता है तो माध्य यानी औसत यानी बीच का मान प्राप्त होगा। बहुलक, यानी जितने भी आंकड़े हैं अगर कोई आंकड़ा जितनी बार ज्यादा आ रहा है यानी सबसे ज्यादा बार आने वाला आंकड़ा क्या कहलाता है? उसका बहुलक कहलाता है। अगला है माध्यक, यानी हम संचयी बारंबारता के द्वारा माध्यक को निकालने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल है आज का कि माध्य, बहुलक और माध्यक तीनों के बीच क्या संबंध होता है? अभी लास्ट ईयर यानी 2023 और 24 में बोर्ड के अंदर ये सवाल आया हुआ है। यानी माध्य, बहुलक और माध्य के बीच में क्या संबंध होता है? इसका मतलब है अगर माध्य को 3 से गुणा किया जाए, बहुलक को 1 से गुणा किया जाए, माध्य को 2 से गुणा किया जाए, यानी बहुलक को 1 से गुणा करके माध्य को 2 से गुणा करके अगर जोड़ दिया जाए और बहुलक और माध्य का 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों का मान हमेशा क्या आएगा? बराबर आएगा। यानी माध्य का 3 गुना बहुलक प्लस 2 माध्य, दोनों का मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है। आज का सवाल है अगला, निम्न में कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? माध्य माप है, माध्यक भी है, बहुलक भी है, यानी मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। अगला सवाल है, एक बंटन का बहुलक 17 है, माध्य 14 है, तो माध्य का मान ज्ञात कीजिए। अभी कुछ देर पहले हमने एक सूत्र पढ़ा था, माध्य का 3 गुना, बहुलक का 1 गुना और माध्य का 2 गुना करके जोड़ने पर हम इन दोनों के मान को बराबर कर सकते हैं। चलो हम इस सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। बहुलक कितना दिया हुआ है? 17 दिया हुआ है। माध्य कितना दिया हुआ है? 14। तो हम सूत्र लगाते हैं। हमने क्या पढ़ा था? 3 माध्यक बराबर 1 बहुलक प्लस 2 माध्य। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। बहुलक कितना दिया हुआ है? 17 दिया हुआ है। माध्य कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। यानी 17 प्लस 14 को 2 से गुणा करेंगे तो 28। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। यानी 3 माध्यक बराबर 45। माध्यक बराबर क्या हो जाएगा? 3 अगर गुणा में है तो बराबर के दूसरी तरफ किस में चला जाएगा? भाग में। 3 के पहाड़े से 45 को काटेंगे तो कितना आएगा? यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 15। यानी माध्य कितना हो जाएगा इस सवाल का? 15 हो जाएगा। आज का अगला टॉपिक है समांतर माध्य। समांतर माध्य का मतलब है जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं उन सभी को जोड़ करके जितने आंकड़े हैं उनका क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। जैसे हमारे पास 4 राशि है x1, x2, x3। अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं और कितनी संख्या है मुझे पता नहीं है, कितनी संख्या, उन सभी संख्याओं को मैं अगर भाग कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? समांतर माध्य। समांतर माध्य को x बार के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको हम इस तरह सूत्र से भी लिख सकते हैं, x बार बराबर सिग्मा x बटे वे m। सिग्मा का मतलब होता है जो भी मान है उसका सम, यानी सारे आंकड़ों को अगर योग कर ले, यानी x है, x के जितने भी आंकड़े दिए हैं उन सब का योग करके अगर जितनी बार जो आंकड़े आए हैं उन सभी को जोड़ने पर जितने आंकड़े हैं अगर उनका भाग दिया जाए
तो हमें क्या प्राप्त होता है, माध्य प्राप्त होता है, यानी समांतर माध्य। चलो कुछ सवाल करते हैं। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य होगा। सबसे पहले समझते हैं विषम संख्याएं क्या होती है। ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं होती है विषम संख्याएं कहलाती है। कितनी संख्याएं लेनी है हमें, 5, यानी पहली संख्या 1, उसके बाद अगली संख्या होगी 3, 5, 7 और 9। ये 5 ऐसी पहले आने वाली 5 विषम संख्याएं हैं। अगर मुझे माध्यक निकालना है, यानी x बार बराबर कितना हो जाएगा, सभी आंकड़ों को मैं अगर जोड़ दूं, आंकड़े कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5, अगर मैं इसमें किसका भाग दूं, 5 का भाग दूं, यानी सबको जोड़ने पे कितना प्राप्त होगा, 25। अगर मैं इसका 5 का भाग दूं तो मुझे कितना मिलेगा, 5। यानी इन 5 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा, 5 होगा। लेकिन अगर यही सवाल बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर एबेसेडे में आता है या खालिस्तान में आता है तो हमें इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम इसको सरल तरीके से भी हल कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले हमें जो भी आंकड़े दिए गए हैं उन सभी को आरोही क्रम में जमाना है। मैंने इन 5 आंकड़ों को आरोही क्रम में जमा लिया है। उसके बाद लेफ्ट से एक अंक को काटना है, राइट में से एक अंक को काटना है। इधर एक को हटा दो, इधर एक को हटा दो, इधर एक को हटा दो, बीच वाला मान क्या बच गया, 5। इस सवाल का समांतर माध्य कितना होगा, 5। इस प्रकार भी हम इस सवाल को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। आज का अगला सवाल है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समझते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है। वे संख्या जो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से लगाकर अनंत तक होती है, क्या कहलाती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। सम चाहिए, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। ये 10 सम प्राकृत संख्याएं हैं जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से, खत्म किस पे हो रही है, 20 पे। अब हमें इसका क्या निकालना है, समांतर माध्य, यानी जितने भी आंकड़े दिए गए हैं इन सबको हम जोड़ देंगे। 10 यानी 10 12 14 16 18 और 20, इन सभी को जोड़ के संख्याएं कितनी है टोटल हमारे पास, 10 है। अगर हम इसमें किसका भाग दें, 10 का, इन सभी संख्याओं को जोड़ने पे कितना प्राप्त होगा हमें, 110। 110 में अगर 10 का भाग दिया जाए यानी 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आएगा, 11 आएगा। इसका मतलब जितने भी आंकड़े दिए गए हैं हमें उनका बीच का मान कितना होगा, 11। अगला सवाल है x, x+3, x+6, x+9, x+12 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वही सवाल वापस क्या करेंगे, x बार यानी समांतर माध्य हो जाएगा। उसके बाद सभी आंकड़ों को जोड़ देंगे, पहला है x, दूसरा है x+3, तीसरी संख्या है x+6, चौथी संख्या है x+9 और पांचवी संख्या है x+12। टोटल संख्याएं कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5। अगर मैं इसमें किसका भाग दूं, 5 का, यानी x के वैल्यू कितनी, 1 2 3 4 5, यानी कितने x हो जाएंगे, 5x प्लस इन सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 12 12 में 9 जोड़ा तो 21, 21 में 6 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 27, 27 में 3 जोड़ा कितना हो जाएगा, 30, नीचे कितना आ जाएगा, 5। अब 5 और 30 में से 5 कॉमन ले लेंगे, यानी x प्लस 30 में 5 का भाग देने पे कितना प्राप्त होगा, 6, नीचे कितना आ जाएगा, बटे में 5। 5 में से 5 को काट देंगे यानी मान कितना हो जाएगा, x+6, यानी इसका आंसर कितना होगा, x+6। इससे पहले वाले सवाल में हमने समझा था, इस सवाल को हम बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे x, x+3, x+6, x+9 और x+12। ये वाली ट्रिक कब काम में आएगी, जब पद कितने हो, विषम पद हो, यानी 1 2 3 4 5, ये क्या है, सारे विषम पद है। यानी एक एक संख्या हटा दो, इधर से एक, इधर से एक हटा दिया, इधर से एक, इधर से एक हटा दिया, यानी बीच का मान कितना आ जाएगा, x+6। यानी आंसर दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। आज का अगला सवाल है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से लगाकर अनंत तक होती है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5। अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस
3 + 4, टोटल संख्या कितनी है 5 है। अगर इन संख्याओं में किसका भाग दिया जाए 5 का, 7 में 3 जोड़ा यानी 4 में 3 जोड़ा 7, 7 और 2 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। अगर 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 2 प्राप्त होगा, यानी 10 में 5 का भाग देने पर कितना प्राप्त होगा 2 होगा। इसको भी उसी तरीके से करते हैं 0 1 2 3 4 और 4 ही है, 4 तक संख्या है हमारे पास। तो हम क्या करें एक एक संख्या को हटा दें, इधर से 1 हटाई, इधर से 1, इधर से 1 हटाई, इधर से 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये कब काम में आ रही है जब आंकड़े की सम संख्या में हो, विषम संख्या में हो, यानी 1 2 3 4 5, 5 क्या है एक विषम संख्या है। अगला सवाल है ए बी सी डी का गणितीय माध्य है। गणितीय माध्य यानी इसका माध्य कैसे निकालेंगे, वही x बार बराबर सभी आंकड़ों को क्या कर लेंगे हम जोड़ देंगे। टोटल कितने आंकड़े हैं हमारे पास 4, किसका भाग दे देंगे 4 का भाग दे देंगे। अगला सवाल है यदि 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 है तो हमें x का मान बताना है, यानी समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे। x बार बराबर कितना हो जाएगा x 6 + 8 + 9 + x + 13। आंकड़े कितने हैं टोटल कितने दे रखे हैं 5। इसके अंदर एक चीज और दी हुई है, यानी जो x बार है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 10 दी हुई है, यानी यहाँ पे कितना रख देंगे 10। बाकी संख्या ऐसे लिख दो 9 + x + 13 बटे हुए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इनको क्या कर लेते हैं वज्र गुणा, इधर भिन्न नहीं है तो भिन्न बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे वज्र गुणा करने पर अगर हम इन संख्या को क्या करें वज्र गुणा, यानी 10 को किससे गुणा करेंगे 5 से, बाकी संख्याएं ऐसी की ऐसी लिख देते हैं, यानी 10 को 5 से गुणा करने पे 50। बाकी इन सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, यानी x अकेला हो जाएगा, बाकी संख्या कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। अब हमें x की वैल्यू पता करनी है तो हम 36 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये 36 किसका है प्लस का है, तो दूसरी तरफ किसका हो जाएगा माइनस का। 50 में से 36 को घटाने पे कितना प्राप्त होगा 14, यानी x का मान कितना आएगा 14 आएगा। आज का अगला सवाल है 10 12 8 7 13 का मध्य याद कीजिए। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे इन सभी आंकड़ों को जोड़ लें, 10 + 12 + 8 + 7 + 13, टोटल आंकड़े कितने हैं 5 हैं, यानी इन सबको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 50 प्राप्त होगा। भाग किसका देंगे 5 का, यानी आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगला सवाल है A1 A2 A3 AN का माध्य A है तो A का मान ज्ञात कीजिए, यानी x बार का मान कितना दिया हुआ है हमें A दिया हुआ है, बराबर जितने आंकड़े दिए हैं सबको क्या कर लेंगे हम जोड़ लेंगे। अभी इसने नहीं बताया है कितने आंकड़े, यानी कहाँ तक जाना है हमें AN तक जाना है। टोटल पद कितने हो जाएंगे इसके अंदर n हो जाएंगे, n यानी क्या है पदों की संख्या, जितने भी पद दिए हैं सभी पदों को जोड़ करके जितने पदों की संख्या है उसका क्या कर लेंगे हम भाग दे देंगे। आज का अगला टॉपिक है माध्य। इससे पहले हमने समांतर माध्य पढ़ा था, इसके अंदर हम माध्य पढ़ेंगे। सिंपल भाषा में समझते हैं माध्य का मतलब, एक तो x होगा दूसरा क्या होगा f, यानी बारंबारता। अगर x और f दोनों को आपस में गुणा करके अगर जोड़ लिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा सिग्मा एफ एक्स बटे हुए क्या हो जाएगा सिग्मा एफ, यानी x बार बराबर क्या होगा सिग्मा एफ एक्स बटे हुए सिग्मा एफ, यानी हम पहले f को x से गुणा करेंगे और दोनों का क्या कर लेंगे सम कर लेंगे, जो भी मान आएगा एफ एक्स का उसका सम कर लेंगे, वो क्या कहलाएगा सिग्मा। सिग्मा का मतलब योग किसका एफ एक्स वाले कॉलम का। नीचे है सिग्मा एफ, यानी एफ एक्स में किसका भाग देंगे सिग्मा एफ का भाग देंगे। एफ का मतलब जो भी बारंबारता दी हुई है उन सबको जोड़ करके सिग्मा एफ एक्स में भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा माध्य प्राप्त होगा। माध्य प्राप्त करने के हमारे पास 3 मेथड है। जब भी हमें आंकड़े कैसे दिए गए हो वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हो, पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, यानी सिग्मा यानी x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे वे सिग्मा एफ, जो अभी हमने समझा था। अब हमें ये समझना है कि हम ये वाली विधि कब काम में लेंगे, ये वाली कब काम में लेंगे, ये वाली कब काम में लेंगे। उसके बाद कल्पित माध्य, यानी हमें एक ए लेना है, यानी कोई वैल्यू ऐसी है जिसको हमें सेलेक्ट करना है, प्लस सिग्मा एफ डी बटे हुए क्या करेंगे सिग्मा एफ करेंगे। अभी हम केवल यहाँ पे समझते हैं, जब हम इसके सवालों को हल करेंगे तब हम
इसको पूरा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अगर पग विचलन विधि का उपयोग करें यानी a प्लस सिग्मा एफ यू यानी h से गुणा कर देंगे। h का मतलब हो जाएगा वर्ग अंतराल, जैसे 10 और 20 है यानी इन दोनों के बीच अंतर कितना है 10 है, यानी h का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब मेन चीज ये है इन तीनों को हमें कब काम में लेना है। यदि आंकड़े x और f की वैल्यू 0 से लगा के 20 के बीच में हो यानी बहुत ही छोटे मान हो तब हम प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे। जब आंकड़े 20 से लगा के 50 के बीच में हो तब हम कल्पित माध्य विधि का उपयोग करेंगे। जब आंकड़े 50 से ज्यादा हो तो हम पग विचलन विधि का उपयोग करेंगे। अगर आंकड़े बड़े हैं तो पग विचलन विधि से बहुत ही आसानी से हम उसका माध्य निकाल सकते हैं। अब हम माध्य के ऊपर कुछ सवाल हैं उनको हल करने का प्रयास करते हैं। पहला कॉलम दिया हुआ है हमें x वाला कॉलम जिसके अंदर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। लास्ट वाले आंकड़े में हमें p दिया हुआ है यानी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। f यानी बारंबारता में 3, 2, 1 और 4 दिया हुआ है। और एक चीज और बता रखी है यानी माध्य x बार का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। हमें किसकी वैल्यू पता करनी है p की वैल्यू पता करनी है। सबसे पहले हम इन्हीं आंकड़ों को इस टेबल में लिख लेते हैं। जैसे f का मान पहला कितना है 3, फिर 2, फिर 1, फिर कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार x का मान 2, 4, 6 और कितना हो जाएगा p हो जाएगा। अब हमें f इंटू एक्स निकालना है यानी इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। 3 को 2 से किया तो कितना मिलेगा हमें 6, 2 को 8 से 4 से करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 8। इसी प्रकार 6 को 1 से गुणा करने पे 6 और 4 को p से गुणा करने पे 4p मिलेगा। अब हमें एक तो f वाले कॉलम का सम चाहिए यानी सिग्मा f यानी इस पूरे कॉलम की जोड़ करेंगे कितनी आएगी हमारे पास 10 आएगी। एक हमें कौन सा कॉलम चाहिए सिग्मा fx यानी इस वाले कॉलम की भी क्या कर लेते हैं हम जोड़ कर लेते हैं। इन तीनों वैल्यू को अलग जोड़ेंगे यानी कितनी हो जाएगी 20 प्लस p वाला कॉलम है इसको अलग से लिख देंगे। माध्य का सूत्र क्या पढ़ा हमने x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे हुए सिग्मा एफ। एक्स बार की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 5 दी हुई है। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 20 प्लस 4p। सिग्मा एफ का मान कितना है 10। यहाँ पे भी हम भिन्न नहीं है तो भिन्न बना लेंगे। वज्र गुणा करने पे 5 को किससे गुणा करेंगे 10 से 20 प्लस 4p। 10 को 5 से गुणा करने पे कितना होगा 50, 20 प्लस 4p। ये 20 किसका है प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 50 में से 20 को घटाने पे कितना मिलेगा 30। अब हमें p की वैल्यू चाहिए तो p बराबर क्या होगा 30/4 यानी 4 किस में था मल्टीप्लाई में, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो किस में चला जाएगा यानी मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है भाग होता है। अब हम इसको 2 के पहाड़े से काट लेते हैं, 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा 15 यानी 15/2। अगर 15 में 2 का भाग देंगे कितना प्राप्त होगा हमें 7.5 यानी x बार की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें x बार नहीं सॉरी p का मान कितना मिलेगा हमें 7.5 मिलेगा। आज का अगला सवाल है हमारे पास कुछ आंकड़े दिए हुए हैं यानी एक तो x की वैल्यू है और एक इसकी वैल्यू है f की। f के मान रख देते हैं 2, 4, 5, 4, 2, 2। इसी प्रकार x के मान हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब हमें कौन सा कॉलम चाहिए एफ एक्स यानी f को किससे गुणा करना है x से यानी 2 को 1 से किया तो 2, 4 को 2 से किया तो 8, 5 को 3 से किया तो 15, 4 को 4 से किया तो 16, 5 को 2 से किया तो 10, 6 को 2 से किया तो 12। अब हमें एक तो इस वाले कॉलम यानी f वाले का सम चाहिए और एक हमें एफ एक्स वाले कॉलम का सम चाहिए। अगर हम इन सभी आंकड़ों को जोड़ेंगे तो हमें 19 प्राप्त होता है। इसी प्रकार इन सभी आंकड़ों को जोड़ने पे हमें कितना प्राप्त होगा 63 यानी 63 प्राप्त होगा। अब हमें क्या निकालना है एक्स बार की वैल्यू निकालनी है। एक्स बार बराबर क्या होगा सिग्मा एफ एक्स बटे वे सिग्मा एफ। एक्स बार बराबर एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 63, सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 19 यानी 63 में 19 का भाग देख लेते हैं। 19 का भाग दें कितना मिलेगा 3 बार 12 बोलो 57 होगा यानी कितना बच जाएगा हमारे पास 6। अगर भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पॉइंट ये क्या लगा देंगे 0। कितनी बार जाएगा 3 बार, कितना आ जाएगा वापस 57, कितना बच गया
3, वापिस भाग नहीं जा रहा, क्या लगा देंगे 0, यानी 19 से कम 19। तो x बार का मान कितना होगा प्राप्त हमें 3.31। आज का अगला सवाल है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। वर्ग चिन्ह का मतलब है जो ऊपरी सीमा यानी उच्च सीमा है और निम्न सीमा, अगर दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दिया जाए तो हमें वर्ग चिन्ह प्राप्त होता है। चलो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास एक आंकड़ा दिया हुआ है, यानी वर्ग अंतराल दिया हुआ है, 10 से कितना है 30 है, यानी निम्न सीमा कितनी है इसकी 10 है। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, निम्न सीमा और उच्च सीमा कैसे निकालते हैं। यानी जो भी आंकड़ा दिया गया है उसकी ऊपरी सीमा तो उच्च सीमा होती है, जो छोटा आंकड़ा वो क्या होती है निम्न सीमा। अब हमें क्या निकालना है वर्ग चिन्ह, यानी जो 10 है और 30 है, यानी दोनों सीमाओं को जोड़ दे और किसका भाग दे हम 2 का, तो कितना हो जाएगा 40/2, यानी कितना प्राप्त होगा हमें 20 प्राप्त होगा। यानी वर्ग चिन्ह के लिए हमें ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा को जोड़ करके 2 का भाग देना है। अगला सवाल है हमारे पास वर्ग अंतराल 40-45 में वर्ग की निम्न सीमा है। निम्न सीमा क्या हो जाएगी यहाँ पर 40 और उच्च सीमा क्या हो जाएगी 45। इसी प्रकार अगला सवाल है 60 और 70 में वर्ग की ऊपरी सीमा बतानी, यानी 70 तो क्या हो जाएगी इसकी ऊपरी सीमा हो जाएगी और 60 क्या हो जाएगी इसकी निम्न सीमा हो जाएगी। चलो हम इनके आंसर भी लिख लेते हैं। इसके अंदर कितना आएगा 40, इसके अंदर कितना आएगा 70। अगला सवाल है वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह है, यानी अगर मैं 10 प्लस 25 दोनों को जोड़ करके किसका भाग दूं 2 का, यानी 35 में मैं 2 का भाग दूं कितना आएगा 17.5, यानी इसका वर्ग चिन्ह कितना होगा 17.5। अगला सवाल है वर्ग अंतराल 24 और 30 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए, यानी 24 प्लस 30 दोनों को जोड़ दें कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 यानी 2। 54 में अगर 2 का भाग दे कितना मिलेगा हमें 27, यानी इसका वर्ग चिन्ह कितना होगा 27 होगा। आज का अगला टॉपिक है परिसर, यानी जो भी आंकड़े दिए गए हैं अगर उनमें से सबसे बड़े मान में से अगर सबसे छोटे मान को घटा दिया जाए तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी उसको हम क्या कहेंगे परिसर कहेंगे। चलो इसको कुछ सवालों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक सवाल है आंकड़े दिए गए हैं, हमें इसका क्या निकालना है परिसर, यानी सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 12 है, माइनस सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 3 है। अगर 12 में से 3 को माइनस करें यानी कितना आ जाएगा 9, तो इस सवाल का परिसर कितना होगा 9 होगा। ये बहुत ही सरल सवाल है। अगला सवाल है कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इसका हमें क्या बताना है परिसर, यानी सबसे पहले हम देखते हैं सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 20 है, यानी 20 माइनस सबसे छोटी वैल्यू कितनी है हमारे पास है यहाँ पर कितना है 2 है। अगर 20 में से 2 को घटाया जाए तो कितना प्राप्त होगा 18, यानी इस सवाल का परिसर कितना होगा 18 होगा। थैंक यू, आज की हमारी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कल हम इसकी प्रश्नावली 13.1 के सभी सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे और बहुत ही आसानी से हम इसको समाप्त कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।